हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी आपका विश्व गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज न्यूमेरिकल का अगला सेशन लेकर के मैं आया हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, सो प्लीज़ आप सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सवाल में आपको एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ किनके बीच में है? ग्राफ है चाल और समय के बीच में ये ग्राफ दिया गया है। चाल जो है वो मीटर पर सेकंड में दी गई है और समय सेकंड में दिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो दो ग्राफ एक साथ हमें दिए गए हैं। एक ग्राफ ये है जो ओ से लेकर के सी तक होता हुआ ये आगे जाता है और फिर ये समय अक्ष के समांतर हो जाता है। ये पिंड ए का ग्राफ है, ये पिंड ए का ग्राफ है। एक ये ग्राफ देख सकते हैं, ये बिल्कुल समांतर रेखा है समय अक्ष के। ये पिंड बी का ग्राफ है। तो यहाँ पर दो पिंड हैं ए और बी, ये दोनों ही पिंड गति कर रहे हैं और इन दोनों पिंडों के लिए चाल और समय के बीच में हमें ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है? पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो समय ज्ञात कीजिए जब ए और बी की चाल बराबर हो जाती है। ये बताना है कि किस समय दोनों की चाल बराबर हो जाती है। सेकंड है उस समय पिंड बी की स्थिति बताइए, पिंड ए से कितना आगे है। यानी दोनों पिंड ने गति शुरू करी है तो पिंड बी जो है वो कितनी दूरी तय कर चुका है, पिंड ए कितनी दूरी तय कर चुका है, यानी पिंड बी कितना आगे है वो हमें कैलकुलेट करना है। और फिर प्रारंभ में ए का त्वरण क्या है ये हमें बताना है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आप दोनों ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। अगर हम बात करें पिंड ए की, तो पिंड ए का जो ग्राफ है वो ओ से स्टार्ट होता है, यानी मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो शुरुआत में जो पिंड ए की चाल है वो शून्य है, लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर, यानी चाल भी बढ़ती जा रही है। और इस पॉइंट के बाद क्या होता है? ये ग्राफ जो होता है वो समय अक्ष के समांतर हो जाता है, यानी इसकी जो चाल है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है। और कितनी हो जाती है? 60 मीटर पर सेकंड, यानी 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये पिंड जो है फिर गति करता है, एक समान चाल से गति करता है। लेकिन कब? 60 सेकंड के बाद। 0 से लेके 60 सेकंड तक इसकी जो चाल होती है वो एक समान रूप से बढ़ती चली जाती है, यानी इसकी गति में त्वरण होगा। अगर हम बात करें पिंड बी के ग्राफ की, तो आप देखिए पिंड बी का ग्राफ समय अक्ष के समांतर है शुरू से ही, यानी शुरुआत में कितनी चाल है पिंड बी की? शुरुआत में कितनी चाल है? 40 मीटर पर सेकंड। और इसकी जो चाल है वो कॉन्स्टेंटली इतनी है, 40 मीटर पर सेकंड है, यानी चाल ना बढ़ रही है ना घट रही है, ये एक समान चाल से जा रहा है। पिंड ए 60 सेकंड तक चाल बढ़ाएगा, उसके बाद एक समान चाल से चला जाएगा। अभी बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आप ध्यान से देखें, जो पिंड ए का ग्राफ है और जो पिंड बी का ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ कहाँ मिल रहे हैं? पॉइंट सी पर मिल रहे हैं। पॉइंट सी पर टाइम कितना है? 40 सेकेंड। पॉइंट सी पर अगर हम पिंड ए की बात करेंगे तो उसकी भी चाल कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड। देखिए ये जो ग्राफ है, इस पॉइंट पे टाइम कितना है? 40 सेकंड, और इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पिंड ए की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड होगी। और पॉइंट सी पे अगर हम पिंड बी की बात करेंगे, इस ग्राफ की बात करेंगे, तो इसके लिए भी टाइम कितना है? 40 सेकंड। स्पीड इसकी कॉन्स्टेंटली 40 मीटर पर सेकंड है। यानी हो क्या रहा है? दोनों ग्राफ कहाँ मिल रहे हैं? पॉइंट सी पर मिल रहे हैं। मिलने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर दोनों की चाल समान है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें तो ग्राफ से क्या स्पष्ट पता चलता है? ग्राफ से स्पष्ट है क्या कि बिंदु सी पर दोनों ग्राफ क्या हो रहे हैं? दोनों ग्राफ परस्पर मिल रहे हैं, यानी काट रहे एक दूसरे को, परस्पर मिल रहे हैं। अतः क्या होगा?
t बराबर 40 सेकेंड, कितना समय होगा यहाँ पे 40 सेकेंड्स, तो 40 सेकेंड पर क्या होगा इन दोनों की चालें, अतः t बराबर 40 सेकेंड पर यानी कि 40 सेकेंड टाइम पर क्या होगा दोनों पिंड की चालें, दोनों पिंडों की चालें समान हो जाती हैं यानी बराबर हो जाती हैं। ठीक, और इसके बाद क्या होगा 40 सेकंड के बाद आप देख सकते हो क्या होगा, जो पिंड ए का ग्राफ है वो ऊपर निकल जाएगा यानी इसकी चाल फिर से बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो पिंड बी का ग्राफ है वो कॉन्स्टेंटली 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि पिंड बी की स्थिति पिंड ए से कितना आगे है, यानी बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि बताओ भैया जब ये दोनों मिले हैं उस समय पिंड बी कितनी दूरी तय कर चुका है और पिंड ए कितनी दूरी तय कर चुका है, जो आगे है उसकी स्थिति बताइए। तो हमने आपको बताया था कि दूरी का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, जब हमें चाल और समय के बीच में ग्राफ दिया जाए तो हम दूरी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमने आपको बताया था कि जो चाल और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाता है और समय अक्ष होती है, दोनों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल तय की गई कुल दूरी के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पिंड बी के लिए तो देखिए पिंड बी का ग्राफ क्या है, ये है, यहाँ से स्टार्ट होता सीधा चला जाता है। तो ये पिंड बी के लिए जो चाल और समय का ग्राफ है वो ये वाली लाइन हो गया, समय अक्ष ही नीचे वाली लाइन हो गई। हमें कहाँ तक देखना है कि जब मिले हैं तब कौन कितना आगे है, जब दोनों की चाल बराबर है, जब दोनों की चालें समान है तब कौन आगे है कौन पीछे है, यानी पॉइंट सी पर मिले हैं दोनों, यहाँ पे चालें बराबर हुई हैं। तो इस पॉइंट तक हम ये देखना है कि पिंड बी ने कितनी दूरी तय करी, पिंड ए ने कितनी करी। तो पिंड बी ने कितनी करी है, ध्यान दीजिए, अगर हम नाम दे देते हैं ओ, ये सी है, इसको और नाम ले लेते हैं मान लीजिए डी, और इसको नाम दे देते हैं मान लीजिए पी। तो ओ पी सी डी, आप ध्यान से देखिएगा पी से लेके सी तक ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है, चाल और समय के बीच में ग्राफ है पिंड बी के लिए, और नीचे ये जो अक्ष है वो समय अक्ष है, और यहाँ तक जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो इस पूरे रेक्टेंगल के बराबर होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम कहेंगे 40 सेकंड में, क्योंकि 40 सेकंड में दोनों की चालें समान हो रही हैं, 40 सेकंड में पिंड बी द्वारा तय दूरी, पिंड बी द्वारा तय दूरी कितनी होगी, ये किस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी, क्षेत्रफल किसका निकालना है, किसका एरिया निकालना है, वो कौन सी आकृति हो जाएगी, अभी मैंने लिया है ओ पी सी डी, ओ पी सी डी। ठीक है, इस आकृति के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी। अब ये आकृति क्या है, आयत है, लंबाई कितनी इसकी 40, चौड़ाई 40 यानी स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 40 क्रॉस 40 यानी कि 1600। क्या निकली ये दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या निकलेगा मीटर, यानी कि जो पॉइंट सी है यानी 40 सेकंड में पिंड बी द्वारा तय की गई दूरी है 1600 मीटर के बराबर, यानी 1600 मीटर की दूरी तय कर चुका है पिंड बी। अब बात करते हैं पिंड ए की, तो पिंड ए द्वारा तय दूरी, पिंड ए द्वारा तय दूरी। अब पिंड ए का ग्राफ कौन सा है, पिंड ए का ग्राफ ये वाला है, ओ से सी से होता हुआ जाता है फिर कांस्टेंट, लेकिन हमें तो केवल सी तक देखना है ना, यहीं पे दोनों की चाल समान हो रही है। तो अब इसके लिए जो चाल समय ग्राफ होगा वो हो जाएगा ओ सी, और ये हो जाएगी समय अक्ष, तो इनके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल जो होगा वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये ट्राइंगल का क्षेत्रफल होगा, किसका, ओ सी डी, ओ सी डी, इस ट्राइंगल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 1/2 इंटू परपेंडिकुलर लंब बड़ा जो बेस होता है, तो 1/2 इंटू ये कितना है, आधार कितना है, बेस कितना है 40, इंटू ये हाइट कितनी हो जाएगी, लंब कितना हो जाएगा, ये भी 40, तो ये हो जाएगा आपका 1600 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया 800 क्या मीटर। यानी जो पिंड ए ने दूरी तय करी है तब तक वो है 800 मीटर,
और पिंड बी की जो दूरी है वो है 1600 मीटर। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि पिंड बी ज़्यादा दूरी तय कर चुका है, यानी आगे है। और कितना आगे है, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस बना लेंगे। तो पिंड बी जो है वो कितना आगे होगा, पिंड बी पिंड ए से आगे है, कितना आगे है, 1600 मीटर में से हम 800 मीटर को माइनस करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 800 मीटर। इस तरीके से 800 मीटर आगे है पिंड बी। थर्ड है प्रारंभ में ए का त्वरण क्या होगा। प्रारंभ में ए का त्वरण क्या होगा, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि बी का त्वरण क्या है तो आप देख सकते हैं कि बी की चाल बदली ही नहीं है, वो एक समान चाल से गति कर रहा है तो उसका त्वरण हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ए में त्वरण है, ए में शुरू में त्वरण है, कब नहीं है, 60 सेकंड के बाद फिर इसकी भी चाल एक समान हो गई है। तो अगर पूछा जाए कि ए का त्वरण कितना है प्रारंभ में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, चाल और समय ग्राफ की जो ढलान होती है वो हमें त्वरण को बताती है। देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। थ्योरी अगर अच्छे समझी हुई तो आपको समझ में आएगा। चाल और समय ग्राफ, यही वेग समय ग्राफ भी कहलाएगा। बस अंतर इतना होता है कि चाल या दूरी अदिश राशियाँ होती हैं तो इनमें जो ऋणात्मक हिस्सा होता है उसको भी पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि विस्थापन और वेग में वो ऋणात्मक का मतलब होता है दिशा का परिवर्तन हो जाना, वहाँ पे चिन्ह सहित लेना होता है हमें, ठीक है ना। तो चाल और समय ग्राफ जो होगा उसकी ढलान हमें त्वरण को बताएगी, तो हमें ढलान कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट देखते हैं कि ए का त्वरण कितना होगा। तीसरा पार्ट, ए का त्वरण, प्रारंभ में ए का त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, ग्राफ की ढाल, ग्राफ की ढाल जो ढलान होती है वही हमें त्वरण को बताती है। ढलान मान होती प्रवणता, ये प्रवणता, इसको निकालते कैसे हैं, ये हमने बताया था आपको। अगर इस कोण को थीटा मान लें तो हम बताते हैं tan थीटा, लंब बटा आधार, यही ढलान होता है। तो यहाँ पे बराबर किसके हो जाएगा, ये लंब कितना है, यह है CD और आधार OD, तो CD डिवाइडेड बाई OD। CD कितना है, CD कितना है, ये कितना होगा, कितना होगा, ये 40, 0 से 40, 40 डिवाइडेड बाई OD कितना होगा, ये भी 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 40 कितना हो गया, 1। क्या है, ये त्वरण है, तो इसका मात्रक जो निकलेगा वो निकलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे तीनों आंसर हो गए हैं। आपसे ये भी इसमें पूछा जा सकता था कि पिंड बी का त्वरण कितना है, तो आप बोलेंगे 0 है, क्योंकि कोई परिवर्तन ही नहीं है चाल में, इसकी ढलान 0 है, ठीक है, समांतर है समय अक्ष के। और ये भी पूछा जा सकता था कि पिंड ए की चाल नियत कब हो जाती है, तो आप ग्राफ से देख सकते हैं 60 सेकंड के बाद नियत हो जाती है। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल रहा। अब देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। आप लोग देखिए, ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल है। एक पत्थर ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है। जो हमें गुरुत्वीय त्वरण लेना है वो लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेने पर पत्थर की गति के लिए क्या करना है, वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचना है। कब तक के लिए, जब तक वह पत्थर वापस ज़मीन पर नहीं आ जाता है। और हमें क्या क्या पता करना है, पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई बतानी है और पत्थर द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और कुल दूरी ज्ञात करनी है। बेसिकली हो क्या रहा है समझिएगा। ये मान लीजिए हमारी ज़मीन है और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पत्थर ऊपर की ओर हम फेंकते हैं और उसका जो शुरुआती वेग है वो है 40 मीटर पर सेकंड। इस वेग से हम इस पत्थर को ऊपर की ओर फेंक देते हैं। क्या होगा, हम सब जानते हैं जब कोई पत्थर ऊपर की ओर जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा कहाँ होती है, नीचे की ओर। जो जी की दिशा होती है वो तो नीचे की ओर होती है, यानी ये त्वरण जो होगा वो अब इसके लिए मंदन का काम करेगा। क्यों, क्योंकि जो वेग की दिशा है उसके अपोजिट में त्वरण है, तो ये त्वरण अब मंदन हो जाएगा। यानी जैसे जैसे ये पत्थर ऊपर जाएगा इसका जो वेग है वो कम होता चला जाएगा और एक पॉइंट पे जा कर के इसका जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा, वेग 0 हो जाएगा। इसी पॉइंट तक की जो ऊंचाई होगी ज़मीन से वही होगी पत्थर द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्या होगा, उसके बाद ये पत्थर अब वापस आना शुरू कर देगा और ये धीरे धीरे वापस आएगा और फिर जाकर के ज़मीन से टकरा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह कि जिस समय ये ज़मीन से टकराएगा तो उस समय इसकी स्पीड फिर से कितनी हो जाएगी,
40 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस 40 मीटर पर सेकंड से गया यहाँ जाके 0 हो गया, अब 0 से बढ़ के यहाँ तक 40 हो जाएगा। ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि जी ने इसका विरोध किया। अब ये 40 क्यों हो जाएगा? क्योंकि जी इसको बढ़ाएगा, है ना। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ जाके इसका जो फिर से जो लास्ट में हुआ है v वेलोसिटी ये है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये पत्थर जब ऊपर की ओर जाता है तो कितने समय में ये इस ऊंचाई पे पहुंच जाता है। तो समय निकालने के लिए मेरे पास जो गति का प्रथम समीकरण वो है v बराबर u प्लस ए टी, b बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, a तो है नहीं, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, यानी जो a होगा उसकी जगह क्या लेंगे हम, g लेंगे। दूसरी बात क्या हो रही है, जो गति हो रही है वो ऊपर की ओर हो रही है और g की जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, तो g जो होगा वो माइनस में लिया जाएगा, यानी यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा गति के समीकरण में, v बराबर u माइनस जी टी, ये हमने आपको बताया भी है। तो v बराबर u माइनस जी टी बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले में v क्या है, v है लास्ट में वेलोसिटी कितनी है, 0, तो 0 हो जाएगा। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, माइनस g कितना लेना है, 10 इंटू में t। जब ये हम इधर 10 इंटू टी इधर लाएंगे तो हो जाएगा t इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 4 सेकेंड। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 4 सेकंड में ये पत्थर यहाँ तक पहुँच जाएगा और उसके बाद फिर ये नीचे आएगा, तो निश्चित रूप से 4 सेकंड में ही नीचे आ जाएगा। यानी जो टोटल इसका ड्यूरेशन रहेगा गति का वो 4 सेकंड नीचे से ऊपर की ओर, फिर 4 सेकंड ऊपर से नीचे की ओर, 8 सेकंड रहेगा। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे समय अक्ष, ठीक है, ये हम समय अक्ष ले लेंगे। समय किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे, और इस पे हम ले लेंगे वेग ले लेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर वेग बढ़ेगा, धनात्मक होगा, और नीचे ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक वेग से तात्पर्य है कि वेग की दिशा का परिवर्तन हो जाना। यहाँ पे आपका O यानी मूल बिंदु होता है, 0 होता है। कितने सेकंड, 4 सेकंड ऊपर गया है तो 4 सेकंड नीचे आएगा, तो टोटल 8 सेकंड का इस पर हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा ही बड़े बड़े ले लिए हमने खाने, चलिए 8। तो इस तरह से ये 8 सेकंड तक का हमारा ग्राफ बन जाएगा 8, ठीक है ना। चलिए अब लिख भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सेकंड की टोटल गति होगी। अब इस 8 सेकंड में होगा क्या क्या वो हमें देखना है। देखिए जो स्पीड है वो मैक्सिमम कितनी शुरू में 40 है, फिर माइनस होते होते यहाँ 0 हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 40 ही हो जाएगी। तो टोटली जो मैक्सिमम रहेगी वो 40 रहेगी, तो हम ऊपर बना लेंगे 40 तक। ये आपका हो जाएगा 10 क्या एक्चुअली 20 लेते हैं सीधे 20 और इसको लेते हैं 40। ऐसे नीचे ले लेते हैं -20 और इसको लेते हैं माइनस का 40, ठीक है। तो माइनस का 20 माइनस का 40, माइनस का 20 इन द सेंस क्या हो रहा है, स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो माइनस है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, अपोजिट। पहले पत्थर कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर, अब ऊपर से नीचे आएगा। चलिए ठीक, देखते हैं अब क्या होगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, शुरुआत में जब हमने पत्थर को फेंका तो उसकी चाल है 40 मीटर पर सेकंड, देखिए ध्यान से है, तो ये हो गया इनिशियल हो गया इसका स्पीड। अब ये लगातार क्या हो रहा है, चाल घट रहा है और घटते घटते यहाँ जा कर के 4 सेकंड में 0 हो जाता है। तो ये 4 सेकंड है, 4 सेकंड तक ये घटेगा लगातार, और ये यहाँ तक जाते जाते 4 सेकंड तक जाते जाते ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये मैं क्या करूँ, ये कोई स्केल तो इस पर यूज कर नहीं सकता मैं, और ये बिल्कुल सीधा बन जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। चलिए खैर, समझने के लिए काफ़ी है, आप तो स्केल का यूज करेंगे। तो 4 सेकंड तक क्या होगा, आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो घटते घटते 0 हो गया। ये एक सीधी रेखा है नीचे की ओर, ढलान आप देख सकते हैं ऋणात्मक है, अर्थात क्या हो रहा है, इसका जो वेग है वो लगातार घटता जा रहा है एक समान रूप से। अब क्या हुआ, यहाँ जाके 0 हो गया। 0 होने के बाद अब ये पत्थर अब नीचे की ओर आने लगेगा, तो अब इसका वेग बढ़ेगा क्योंकि त्वरण की दिशा सेम हो गई, अब बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले पत्थर कहाँ जा रहा था, ऊपर की ओर, अब ऊपर से नीचे, तो अब बढ़ेगा वेग, लेकिन माइनस में वेलोसिटी आ जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये 8 सेकंड तक बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, -40 के
बराबर हो जाएगा यहाँ तक। ये सीधी रेखा ही जाएगा ऐसे, और यहाँ तक जाते जाते ये कितना हो गया -40, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका किसके बीच में ग्राफ, वेग और समय के बीच में ग्राफ हो गया। पहले क्या होगा, 4 सेकंड तक लगातार इसका वेग घटेगा और 4 सेकंड में 0 हो जाएगा। फिर जब ये ऊपर से नीचे पत्थर आएगा तो लगातार वेग इसका बढ़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में आ रहा है। और 8 सेकंड पे आते आते इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो वेग होगा इसका, वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, स्केल से बनाइएगा इसको, आप समझने के लिए काफ़ी है, आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं कि पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त करी गई यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कि पत्थर ने कितने समय तक गति करी है, 4 सेकंड तक गति करी है ऊपर, फिर तो नीचे आने लगा है। तो इस 4 सेकंड में जो भी उसने ऊंचाई तय करी है वही उसकी अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। तो पत्थर द्वारा, ये तो आपका 4 सेकंड का लिए यहाँ बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। अगर हम मान लें कि पत्थर ने h ऊंचाई तय करी है, तो हमारे पास एक गति का समीकरण है, तृतीय समीकरण, v² बराबर u² माइनस 2gh। फिर से मैं बताऊंगा, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि पत्थर की गति ऊपर की ओर है, त्वरण की दिशा नीचे की ओर है। लास्ट यानी अंतिम वेग कितना है, 0 है, शुरुआत में कितना है 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा -2 × g10 × h। यहाँ से हो जाएगा 20h इक्वल्स टू हो जाएगा 1600, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 80 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम हाइट कितनी इसने ट्रैवल करी है, 80 मीटर के बराबर। तो सीधी बात ये, नीचे से ऊपर तक 80 मीटर गया, फिर 80 मीटर ऊपर से नीचे आया है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 160। 80 गया पत्थर पर, 80 आया, और टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जहाँ से पत्थर गया था वहीं पे पत्थर आ गया है, तो विस्थापन तो 0 होगा। लेकिन इस मैक्सिमम हाइट को हम इस समीकरण से कैलकुलेट ना करके हमें इस ग्राफ की सहायता से कैलकुलेट करना है, तब हम कैसे पता करेंगे। तो आप देखिएगा, हम सब देख पा रहे हैं कि शुरुआती 4 सेकंड में जो भी दूरी तय करी है इस पत्थर ने, वही मैक्सिमम हाइट है, वही अधिकतम ऊंचाई है। और दूरी हमें किससे पता चलती है, वेग और समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल से। यानी ये जो क्षेत्रफल होगा शुरुआती 4 सेकंड का, ये जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का, ये क्षेत्रफल हमें अधिकतम ऊंचाई के बारे में बताएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, अधिकतम ऊंचाई जो होगी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई बराबर किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं मान लीजिए C, इसको नाम दे देते हैं D। तो ट्राइंगल OCD, ये समकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा इसका एरिया, क्या होगा 1/2। ये कितना है 4, ये कितना है 40, तो ये कितना निकलेगा यहाँ से 80। तो आप देख सकते हैं ना कि इसका एरिया भी 80 आएगा। तो जो दूरी अधिकतम तय करी जाएगी ऊंचाई, वो हो जाएगी 80 मीटर के बराबर। अब ये एरिया और ये एरिया, ये भी 80 मीटर ही आएगा, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी 4 सेकंड है और ये नीचे कितना है 40 है। माइनस का है वो अलग बात है, माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे कुल तय की गई दूरी की, तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तय कुल विस्थापन कितना होगा, तय कुल विस्थापन। अब मैंने आपसे कहा कि विस्थापन सदिश राशि होती है, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, चिन्ह सहित लेना पड़ेगा। तो इसमें जो ऊपर का एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो वो हो जाएगा प्लस का 80 मीटर। तो हम नीचे का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो नीचे ये जो है, ये जो वेलोसिटी है वो -40 है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका माइनस का 80। कैलकुलेट करेंगे सेम इसी तरीके से, तो 80 मीटर प्लस है और 80 मीटर माइनस है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो कितना है 0 है। तो कुल विस्थापन तो 0 हो जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं पत्थर जहाँ से फेंका गया वहीं वापस आ गया। अगर हम बात करेंगे कुल दूरी की, कुल दूरी, तो हमने आपसे कहा कि दूरी जो है वो अदिश राशि होती है, दिशा से कोई लेना देना नहीं है, जितना गया है उतना आया है। कितना गया है 80 मीटर गया है, वापस कितना आया है 80 मीटर आया है। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी करी 160 मीटर। तो ये आपका हो गया सेकंड न्यूमेरिकल। आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा न्यूमेरिकल आज का हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या है, एक पिंड एक समान त्वरण से विरामावस्था से गति करता है। विरामावस्था का मतलब क्या हुआ कि जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है
और त्वरण एक समान है, तो मान लेते हैं कि जो एक समान त्वरण है वो कितना है, a है। तो मान लेते हैं कि मानक त्वरण बराबर a, ठीक है। विरामावस्था से गति करता है, त्वरण एक समान है, वो हमने a के बराबर मान लिया। सिद्ध कीजिए कि तात्कालिक वेग कितना है, 2s डिवाइडेड बाई t। तात्कालिक वेग से मतलब होता है किसी समय t पर इसका जो वेग है वो 2s डिवाइडेड बाई t है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर जो हमें वेग का मान है वो s और t यानी कि दूरी और समय के पदों में ज्ञात करना है, जबकि त्वरण हमें दिया है और इसका यहाँ पे कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो हम त्वरण को किसी तरीके से हटाएंगे और s और t के पदों में v की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि माना त्वरण a है और पिंड जो है वो t समय में कितनी दूरी तय करता है, s दूरी तय करता है, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि जो पिंड है उसका त्वरण a है और वो t समय में s दूरी तय कर लेता है, क्योंकि यहाँ s और t आई है तो ये मुझे मानने तो पड़ेंगे कहीं ना कहीं। अगर ऐसा है तो जो t समय में वेग होगा वो कितना होगा, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी, u कितना है 0 प्लस ए टी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा v बराबर ए टी। ये हमें मिल गया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको हमने। v बराबर ए टी निकालना क्या है, v बराबर 2s बाई टी, यानी यहाँ पे a जो है इसको हटाना है, ठीक है, और किसके पदों में लाना है, s के पदों में। सेकंड क्या है, दूसरा समीकरण हमें मालूम है गति का, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे s बराबर u क्या है, प्रारंभिक वेग है और वो कितना है 0। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी s बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और s का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s और डिवाइडेड बाई हो जाएगा टी स्क्वायर, 2s डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये हमने a की वैल्यू निकाल ली और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो उस कंडीशन में हो जाएगा v बराबर a की वैल्यू 2s डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू में t। तो ये जो इंटू में t है ना, इससे इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा, v बराबर हो जाएगा 2s बाई टी, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमको पता करना था, ठीक है। तो इस तरह से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रारंभिक वेग 0 है, विरामावस्था से चल रहा है, त्वरण एक समान a मान लेते हैं। t समय में पिंड s दूरी तय करता है, तो उस स्थिति में s बराबर हो जाएगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरण है, u 0 है तो s बराबर हो गया 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाल ली। क्यों निकाल ली, क्योंकि a की वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो अब जो पहला समीकरण वो ये होता है v बराबर u प्लस ए टी, इससे हमें मिला v बराबर ए टी। इस समीकरण में हमने a की ये वाली वैल्यू रख दी, सॉल्व करने के बाद आ गया v बराबर 2s बाई टी। तो किसी भी समय t पर जो वेग होगा पिंड का वो 2s बाई टी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आया होगा। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक पिंड स्थिर अवस्था से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। स्थिर अवस्था से मतलब फिर से वही चीज़ हो गई, u कितना लेंगे, 0 लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि विराम अवस्था से चल रही वस्तु, प्रारंभिक वेग 0 है। यदि वह पहले 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, s1 दूरी, अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करता है, तो हमें क्या प्रूव करना है, s1 प्लस s2 जो होगा वो 3s1 के बराबर होगा। यानी पहली और जो बाद में चली गई दूरियों का योग होगा वो पहले चली गई दूरी का 3 गुना होगा। ये इस तरह से भी सवाल में आ सकता है कि पहले और बाद में चली गई दूरियों का योग पहले चली गई दूरी का 3 गुना होगा। ये ना देखे आपको ऐसे भी लिख सकते हैं। खैर समझिए हो क्या रहा है, पिंड है, रुका हुआ है, यानी प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण एक समान है, तो मान लेते हैं कि त्वरण है a, माना एक समान त्वरण कितना है, माना एक समान त्वरण है a, ठीक है, इसको हमने मान लिया। अभी आप देखिए हो क्या रहा है, मान लीजिए ये पिंड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, रुका है नहीं 0। अब ये यहाँ से गति करना प्रारंभ करता है, इसका त्वरण है a के बराबर, गति करना प्रारंभ करता है, ठीक है। ये मान लीजिए 2 सेकंड बाद यहाँ आ जाता है, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। तो ये 2 सेकंड में दूरी कितनी तय कर रहा है, s1। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो है 2 सेकंड, 2 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में ये s1 दूरी तय करता है। फिर अगले 2 सेकंड में ये जो दूरी तय करेगा अगले 2 सेकंड में वो कितनी करेगा, s2।
यानी यहाँ तक तो 2 सेकंड में ये आ गया। अब अगले 2 सेकंड में ये S2 दूरी तय करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी कितना है, 2 सेकंड। ध्यान दीजिए, अगर कंडीशन A, B और C ये 3 अगर हम स्थितियाँ मान लें तो हो क्या रहा है, A पे वो पिंड पहले रखा हुआ है विरामावस्था में, अब गति करता है, एक समान त्वरण कितना है A, 2 सेकंड में ये B पर पहुँच जाता है और कितनी दूरी तय करता है, S1। फिर ये अगले 2 सेकंड में C पे पहुँच जाता है और ये पहले जो दूरी थी S1, अब जो अगली दूरी तय करता है वो S2 है। और हमें प्रूव क्या करना है कि S1 S2 का जो योग है, इनको जोड़ेंगे वो 3S1 के बराबर है। देखिएगा, प्रारंभिक वेग 0 है तो S1 कितना होगा, तो गति का समीकरण क्या है, S बराबर ut प्लस हाफ at²। ठीक है, अगर हम इस समीकरण की बात करें तो यहाँ से S1 क्या होगा, S1 हो जाएगा u है 0, u 0 है तो ut 0 प्लस हाफ a, और t कितना है, t मतलब टाइम, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया, 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2a आ जाएगा। S1 कितना आ जाएगा, 2a। यहाँ से मैं S1 मिल गया। अब बात करेंगे S2 की, तो देखिए फिर से यही समीकरण लगाएंगे और S2 निकालेंगे, तो S2 बराबर, अब S2 के लिए आप ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, S2 है यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी। ठीक है, अगर हम बात करें कि S1 प्लस S2 कितनी है, तो वो है यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी। तो कुल दूरी जो तय करी है A से लेके C तक वो कितनी है, S1 प्लस S2, ये है कुल दूरी। जब चला है तो वेग कितना है, 0, यानी u 0 है तो ut भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a इंटू टी की बात यहाँ पे मेन आई। तो A से C तक टाइम कितना है, 2 सेकंड ये है, 2 सेकंड ये कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो S1 प्लस S2 ये बराबर कितना होगा, 4 स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8a हो जाएगा, 8a। एक वापस से समझेंगे, A से B तक गया, S1 दूरी तय करी कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। गति का हमने तीसरा समीकरण लगाया, उससे S1 निकला हमारा 2a, क्योंकि उस समय टाइम 2 सेकंड है। अब जब A से C तक चला गया तो टोटल डिस्टेंस हो गई S1 प्लस S2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक S2 तय करी तो अब हो गई S1 प्लस S2। इनिशियल में कितना है, स्पीड कितना है, 0 है, और A से C तक टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड, तुरंत एक समान है। तो हमने फिर से तीसरा समीकरण लगाया, उससे आ गया S1 प्लस S2 बराबर 8a। अब देखिए यहाँ से इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, तो 2 में 1 से हम भाग दे देंगे, यानी समीकरण 2 में हम समीकरण 1 से भाग कर देंगे, तो उस कंडीशन में हो जाएगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1, इधर हो जाएगा 8a डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इतना 4a प्रूव करना है, 4S1 हो तो 3S1, S1 प्लस S2, नो, S1 प्लस S2 बराबर 4S1 प्रूव करना था, सॉरी कितना प्रूव करना था, 4S1 प्रूव करना था। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या होगा, ये A से A कैंसिल और 2 4 जा 8, यानी कितना हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 4S1। अभी आप देखेंगे ध्यान से, S1 यहाँ भी है, ये S1 उधर एक ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका S2 इक्वल्स टू 3S1। ये भी प्रूव करने को आ सकता है कि बाद में जो चली गई दूरी है वो पहले चली गई दूरी का 3 गुना है, बाद में चली गई दूरी पहले चली गई दूरी का 3 गुना है, यानी ये भी प्रूव करने को आ सकता है और ये भी प्रूव करने को आ सकता है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपने ध्यान से समझा होगा। ठीक है, फिर भी यदि कोई डाउट है आप पूछेगा। लगातार आप ऐसी वीडियो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहिएगा। और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल एक नया सेशन लेकर के आएंगे।